Hello everyone, very good morning. So let's start our today's class. बट आज हमारा थोड़ा सा चेंज है. जैसे कि हम लोग डेली वोकैब करते हैं फिर आर्टिकल करेंगे, तो मैंने कहा नहीं, आज हम डायरेक्ट आर्टिकल रीड करेंगे. बहुत खास इसमें वोकैब थी नहीं, सो हम डायरेक्ट शुरू करेंगे आर्टिकल का. ठीक है, ओके. वॉट डज हर्डिंग कैट्स मीन? तो चलिए शुरू करते हैं. यही हम यहाँ पे सीखेंगे, तो इसको जानेंगे इसका मीनिंग क्या है. आर्टिकल में आगे रीड करते करते आएगा इसका मीनिंग, तो वहीं से हम इसका मीनिंग सीखेंगे. डन है, चलिए. लुक्स लाइक द 2-day कॉन्फ्रेंस हैज़ लेफ्ट यू एग्जॉस्टेड. व्हाट टाइम डिड द डेलीगेट्स लीव येस्टरडे? अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होनी चाहिए, नहीं हुई तो वो क्लैरिटी होनी चाहिए, अवॉइड नहीं करना है हमको. लुक्स लाइक, अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? लुक हियर. लुक तो हमारा वर्ब होता है, लुक क्या है? वर्ब है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है यहाँ पे इट. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? इट. तो इसका पूरा सेंटेंस हुआ इट लुक्स लाइक. लुक्स आपका वर्ब हो गया, लाइक प्रपोजिशन, और लुक लाइक का मतलब हो गया ऐसा प्रतीत होना, यानी कि सीम. तो यहाँ पे क्योंकि इट है तो इसका मतलब हो जाएगा इट सीम्स, ऐसा प्रतीत हो रहा है. लुक्स लाइक, तो समझ में आया सब्जेक्ट कौन होता है. जब भी हम अपने सेंटेंस को लुक्स लाइक से शुरू करते हैं तो इसका इस पूरे का मीनिंग हो जाता है सीम्स, और इसका सब्जेक्ट होता है इट. इट सीम्स, ऐसा लग रहा है, ऐसा लुक्स लाइक. जो ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस है ना, हैज़ लेफ्ट यू एग्जॉस्टेड, मतलब इसने तुम्हें क्या कर दिया? एकदम थका दिया है, एकदम एग्जॉस्टेड कर दिया है. कॉन्फ्रेंस सब्जेक्ट है, तो अब दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो गया. इसकी वर्ब हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, और मेन वर्ब हो गई हमारी लेफ्ट. डन है. टायर्ड कर दिया है तुमको, एकदम थका दिया है. What time did the delegates leave yesterday? कल जो डेलीगेट्स कौन होते हैं? जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कि कल वो कितने बजे, मतलब किस टाइम वो गए, वहाँ से निकले. ओके, अगर हम यहाँ पे मैं what टाइम डेलीगेट्स है तो मैं यहाँ पे हैव लगा दूँ, और लीव की बजाय मैं यहाँ पे लेफ्ट लगा दूँ. क्या इस सेंटेंस में कोई एरर हुआ है? क्योंकि मैंने हैव लगाया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में मैंने V3 लगा दिया. तो क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है? बहुत बड़ा एरर है. आपको पता है ये इसी एरर को लेके इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एसएससी में, बैंक में, एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में. भाई बहुत एरर आते हैं. आई डोंट नो फिर स्टूडेंट्स क्यों गलत कर जाते हैं. क्वेश्चन में एरर बन गया. वाई? क्योंकि यार देखो येस्टरडे लगा हुआ है. येस्टरडे क्या है? ये पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है. तो जब भी आपको पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन कर दिया, येस्टरडे हो, कोई भी पास्ट का टाइम दे दिया है, तब आप वहाँ पे सिर्फ V2 यूज़ करेंगे, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट का ही इस्तेमाल करेंगे. बट क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है तो हम V2 वाले में क्वेश्चन फॉर्म कैसे बनाएंगे? डिड के साथ में V1 का यूज़ करके. तो यहाँ पे हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं रख सकते. हम प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं रख सकते अगर वहाँ पे पास्ट का जो टाइम है वो मेंशन है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन है. ठीक है, यस्टरडे बता रहा है कल, ये पास्ट का टाइम है, तो हाँ यहाँ पे फिर इसे प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं रख सकते हो. ये क्लियर रहना चाहिए. अगर ये यस्टरडे नहीं होता तब हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते थे. Some of them had a flight late in the evening. They left only around 9 p.m. Some of them मतलब उनमें से कुछ. Some of them मतलब उनमें से कुछ की जो फ्लाइट थी वो इवनिंग में लेट थी. लेट इन द इवनिंग मतलब शाम में, देर में थी, मतलब देर से थी. हैड आ फ्लाइट, हैड यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है. देर से उनकी फ्लाइट थी. दे लेफ्ट, वे गए. कब गए? 9 बजे के आसपास में वो लोग गए थे. ओके, तो उनकी फ़्लाइट लेट थी, इसीलिए वो जो ऑफिस से वहाँ से कितने बजे निकल के गए थे? 9 बजे के करीब निकल के गए. यू मस्ट हैव गॉट होम लेट. अब यहाँ पे मस्ट आपका एक ऑब्लिगेशन है कि मतलब आपको वो काम करना ही होगा. यू मस्ट डू दिस, मतलब आपको मैं
रिक्वेस्ट नहीं कर रही, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रही, मैं आपको ऑर्डर दे दो या कंपल्शन बोल दो, हम वहाँ पे मस्ट एंड शुड में डिफरेंस हो जाता है. बट मस्ट हैव गॉट, मस्ट के बाद में ये चीज़ मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाई थी कि ये मॉडल वर्ब्स है. मॉडल वर्ब्स के बाद में अगर हमें हैज़, हैव, हैड में से कुछ लगाना होगा तो हमेशा हम हैव लगाएंगे क्योंकि वर्ब का बेस फॉर्म आया है. और इनके बाद हैज़, हैव, हैड के बाद हम V3 लगा सकते हैं, तो हमने लगा दिया. ये स्ट्रक्चर बन गया इसका. यू मस्ट हैव डन दिस वर्क, मतलब मुझे पक्का पता है कि तुमने ये काम कर दिया होगा, तब मैं बोलूँगी यू मस्ट हैव डन दिस वर्क, मतलब तुमने ये काम ऑलरेडी कर दिया होगा. सो यू मस्ट हैव गॉट होम लेट, मतलब अब यहाँ से देखा कि भाई वो 9 बजे के करीब तक वहीं पे थे, उसके आसपास ही निकले, तो दूसरा पर्सन क्या कह रहा है कि भाई फिर तो तुमको देरी हो गई होगी ना घर पहुँचने में. यू मस्ट हैव गॉट होम लेट, मतलब फिर तो तुम्हें देरी हो गई होगी ना घर पहुंचने में. सो अब आप समझ रहे हैं, हम ग्रामर भी सीख रहे हैं और ये सेंटेंसेस वही होते हैं जिनको हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं. तो हमें वैसा पैसेज भी पढ़ना चाहिए जिसको हम अच्छे से यूज़ कर पाएँ अपने साथ में. हाउ वर द डेलीगेट्स, मतलब डेलीगेट्स कैसे थे, मतलब उनका बिहेवियर कैसा था, उनका नेचर कैसा था, कैसे उन्होंने बिहेव किया, क्या क्वेश्चंस थे, कैसे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे चीज़ों को. ठीक है. हाउ वर द डेलीगेट्स, डेलीगेट्स कैसे थे. वर दे ईजी टू हैंडल, डिड दे इंजॉय देमसेल्व्स और डिड. वर दे ईजी टू हैंडल, क्या उनको हैंडल कर पाना आसान था. ठीक है. वर दे ईजी टू हैंडल, क्या उनको हैंडल कर पाना आसान था. डिड दे इंजॉय देमसेल्व्स, क्या उन्होंने खुद को इंजॉय किया. अच्छा, अब यहाँ पे ना एक और चीज़ है, जैसे मैं एक चलो इंडिविजुअली बता देती हूँ इंजॉय को लेके. वैसे भी और भी कई सारी ऐसी वर्ब्स होती हैं. इंजॉय उन्हीं में से एक ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब इसको हमेशा अपना एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही होता है. जैसे डिड यू इंजॉय द पार्टी, क्या तुमने पार्टी को इंजॉय किया. डिड यू इंजॉय इन द पार्टी, सेंटेंस में एरर हो गया, मतलब चलो मैं लिख ही देती हूँ. डिड यू इंजॉय द पार्टी. अगर ये एक सेंटेंस आ गया आपको तो ये सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि इंजॉय व्हाट, पार्टी, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया. हाँ बिल्कुल सही है. बट अगर मैंने यहाँ पे प्रेपोजिशन इन लगा दिया, अब ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया. आपको पता है एग्जाम्स में यही मिस्टेक होती है. बोलने में तो चलो फिर भी कोई मार्क्स नहीं काट रहा है, बट ऑब्वियसली अगर आप इंटरव्यू है फॉर्मल अगर आप बोल रहे हैं तो हमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना पड़ता है. बट रिटर्न में तो बहुत ज़्यादा ही हमें अवेयर होना होगा. एग्जाम में भी एरर आता है यहाँ से. डिड यू इंजॉय इन द पार्टी, सेंटेंस गलत हो गया. इन क्या है, प्रेपोजिशन है. मैंने हमेशा बोला प्रेपोजिशंस के अपने ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ये पार्टी अब इसका ऑब्जेक्ट बन गया इनका, यानी कि प्रेपोजिशन का. इंजॉय एक ऐसी वर्ब है जिसको हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए. तो जब आपके, अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट कहाँ से लगाएं. अगर ये सेंटेंस एरर में आता तो हम मार्क कर देते कि भाई इसमें एरर है. बट अगर ये करेक्शन में आ जाता है, इसको करेक्ट करने के लिए देते, तो अब इसका बन जाएगा डिड यू. अब ये सब्जेक्ट है तो इसी का हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. डिड यू इंजॉय योर सेल्फ इन द पार्टी, क्या तुमने खुद को इंजॉय किया, मतलब क्या तुमने वहाँ पे इंजॉय किया पार्टी में. डिड यू इंजॉय द पार्टी मतलब तुमने पार्टी को इंजॉय किया. डिड यू इंजॉय योर सेल्फ इन द पार्टी मतलब तुमने खुद को इंजॉय किया, सब चीज़ें ओवरऑल तुम्हें मज़ा आया वहाँ पे. सो जैसे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम ये लिस्ट ऑफ वर्ब्स पढ़ते हैं कि जिनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है. तो ऐसा नहीं है कि इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है. लॉजिक ये है कि इनके बाद ऑब्जेक्ट्स आने कंपलसरी है. बट अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हम जो सब्जेक्ट है उसी को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, जो कि रिफ्लेक्सिव बन जाता है. सेम केस यहाँ हुआ है. डिड दे के ही लिए हुआ है तो हमने यहाँ पे फिर देमसेल्व्स बना दिया है. करेक्ट है. तो डिड दे इंजॉय देमसेल्व्स, क्या उन्होंने खुद को इंजॉय किया या नहीं, ये आगे यहाँ पे छोड़ दिया है. We had a little over 200 people and they gave us a pretty hard time. Getting all of them into a room was like herding cats. We had a little over 200 people. Little over का मतलब थोड़े से ज़्यादा. Little over मतलब थोड़े से ज़्यादा, तो 200 से थोड़े से ज़्यादा लोग थे. And they gave us a pretty hard time. और उन्होंने मतलब pretty hard time मतलब काफ़ी मुश्किल भरा समय उन्होंने हमको दिया, मतलब काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ उन्होंने पैदा की, मतलब उनको हैंडल कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, थोड़ा चैलेंजिंग था, है ना. गेटिंग ऑल ऑफ देम इनटू अ रूम वाज लाइक हर्डिंग कैट्स, मतलब सबको एक साथ रूम में ले जाना, उनको मैनेज कर पाना किस तरीके से था, हर्डिंग कैट्स. अब ये हर्डिंग कैट्स का मतलब क्या है, जो कि हमें यहाँ पे भी सीखना है. Oh, herding cats. Interesting expression. Never heard it before. What does it mean? Interesting expression. Never heard it. Heard. ये heard जो है ये आपका verb है. Hear. H-E-A-R वाला. Hear मतलब सुनना.
नेवर हर्ड इट बिफोर मतलब पहले मैंने कभी नहीं सुना. आई हैव नेवर हर्ड इट बिफोर, मैंने ये पहले कभी नहीं सुना. हाँ, ये हर्ड का मतलब होता है हाँकना. हिंदी में पता ना हाँकते हैं, जैसे गाय भैंस को हाँकते हैं, भेड़ियों को हाँकते हैं, भेड़िया शीप्स भेड़िया ही होते हैं ना, उनको हाँकते हैं. तो हाँकना, तो जैसे अब कैट्स को आप हाँक सकते हो, मतलब गाय को आप चरा सकते हो, भैंस को आप चरा सकते हो, है ना, लेकिन आप बिल्लियों को आप कंट्रोल कर सकते हो. वही है ये. व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है. हैव यू एवर मैनेज टू गेट अ कैट टू डू वॉट यू वॉन्टेड इट टू. हैव यू एवर मैनेज टू गेट अ कैट टू डू वॉट यू वॉन्टेड इट टू. क्या तुमने मतलब कभी ये मैनेज कर पाए हो कि हैव यू एवर मैनेज टू गेट अ कैट, मतलब तुम बिल्ली से वो काम करवा पाओ जो तुम चाहते हो. क्या ऐसा कभी पॉसिबल हुआ है कि तुमने कैट से वो काम करवा दिया जो तुम करवाना चाहते हो. क्या ऐसा कभी पॉसिबल हुआ है. आई डोंट थिंक एनी वन हैज़ मैनेज्ड टू डू दैट. मतलब आई डोंट थिंक मतलब मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसने बिल्लियों को मैनेज कर लिया हो कि वो उनसे वो करवा ले जो वो करवाना चाहता है. फिर मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, एनी वन, नो वन, एवरी वन, है ना, इन सब के बाद सम वन, इन सब के ये जो है ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं. तो देखो यहाँ पे हैज़ आया है, हैज़ के बाद यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है. मुझे नहीं लगता भाई कि कोई भी व्यक्ति है जो कैट से वो करवा सके जो वो चाहते हैं. A cat is a very independent animal. It does what it wants to and not what someone tells it to. A cat is a very independent animal. जैसे आप कह सकते हैं, आप अपने आप को यूज़ करके देखो. Oh please, I am a very independent human being. I do what I want to. I do what I want to, not what someone else, है ना, someone tells me to do. आप कह सकते हैं ना, भाई मैं बहुत इंडिपेंडेंट इंसान हूँ, मैं वो करती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, ना कि वो जो मुझसे कोई करवाना चाहता है. तो हम इसको क्या हमने बना देना. अब जैसे हमने आ कैट को बना दिया आए, अब इज़ नहीं आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आई एम अ वेरी इंडिपेंडेंट. अब एनिमल मान लो, खुद को एनिमल बोल दो, ह्यूमन बींग बोल दो. आई के साथ में अब डू नहीं, डज नहीं आता, डू आता है. आई डू वॉट आई वॉन्ट टू. आई डू वॉट आई वॉन्ट टू एंड नॉट वॉट समवन टेल्स मी टू डू. देख रहे हो, हम अपनी इंग्लिश यहीं से लेके आते हैं कि हम जैसे बोलते हैं ना, आई एम अ वेरी इंडिपेंडेंट ह्यूमन बींग, आई डू वॉट आई वॉन्ट टू, नॉट वॉट समवन टेल्स मी टू डू. बन गया ना हमारा. मैं एक बहुत इंडिपेंडेंट ह्यूमन बींग हूँ भाई. आई एम अ वेरी इंडिपेंडेंट गर्ल. आई डू वॉट आई वॉन्ट टू, not you'll tell me what I will do. Okay, absolutely right. Cats have a mind of their own. आप कहते हैं भाई मेरा खुद के पास अपना दिमाग है, हिंदी में बोलते हैं ना, मेरे पास अपना दिमाग है. I have a mind of my own. I have a mind of my own. I का बनेगा my, cat का बन गया, cats का बन गया their, and therefore कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. और इसीलिए भाई उनके पास अपना खुद का दिमाग है, इसलिए आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. दे आर अनमैनेजेबल. उनको मैनेज नहीं किया जा सकता है, उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है. एंड दैट्स व्हाट द एक्सप्रेशन हर्डिंग कैट्स मीन, ट्राइंग टू डू द इम्पॉसिबल. तो भाई देखो ईडियम सीखा हमने, HERD, हर्ड मतलब हाँकना. तो अगर आप कैट्स को हर्ड करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि आप ऐसा काम करने की कोशिश कर रहे हो जो कि काइंड ऑफ एक इम्पॉसिबल टास्क है. अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें, when you attempt to herd cats, you are trying to achieve the impossible. You are trying to bring about order and discipline among people who do not have those qualities. You are trying to bring about order and discipline among people. मतलब आप ऐसे लोगों के बीच में order and discipline लेके आने की कोशिश कर रहे हैं जिनके अंदर वो क्वालिटीज़ ही नहीं है. तो फिर आप ऐसा काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि क्या है, जो इम्पॉसिबल है. जो आप ऐसे लोगों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं जो अनमैनेजेबल है. दैट मीन्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर ट्राइंग टू हर्डिंग अ कैट. वेरी गुड. हेयर इज एन एग्जाम्पल. ट्राइंग टू गेट 2 स्मॉल किड्स रेडी फॉर स्कूल इज़ लाइक हर्डिंग कैट्स. एब्सोल्युटली, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना भी एक इम्पॉसिबल टास्क है जैसा ही है ना. या इट सर्टेनली इज़. सर्टेनली मतलब डेफिनेटली. आई हैव सीन माई सिस्टर स्ट्रगल विद हर 2 बेबीज़. तो मतलब वो बंदा कह रहा है कि हाँ भाई मैंने देखा है. सी, सॉ, सीन. सीन इज़ योर वर्ब, थर्ड फॉर्म. दिस इज़ योर हैव. आई हैव सीन, मैंने देखा है मेरी सिस्टर को स्ट्रगल करते हुए अपने 2 बेबीज़ को मतलब उनके रेडी करते हुए स्कूल के लिए. हेयर इज़ अनदर एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं. द फोटोग्राफर सेड दैट गेटिंग ऑल माई क्लासमेट्स टू स्टैंड स्टिल एंड लुक एट द कैमरा वॉज लाइक हर्डिंग कैट्स.
फोटोग्राफर मतलब ने बोला था भाई मेरे जो सारे क्लासमेट्स हैं ना उनको एक लाइन में सीधा खड़ा करना, स्टैंड स्टिल मतलब एकदम शांत खड़ा कर पाना और कैमरे की तरफ देखें, मतलब सारे बच्चे एकदम शांत खड़े हों और सब कैमरे की तरफ में देखें। ये काम कैसा था, जैसे कि हर्डिंग कैट्स, मतलब इम्पॉसिबल जैसा काम था। तो हर्डिंग कैट्स हमने सीख लिया, ये एक ईडियम है जिसका मीनिंग होता है व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग दैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। ओके, ईजी वन, राइट। हम इंग्लिश सीख रहे हैं, हम ईडियम सीख रहे हैं, हम अपने एग्ज़ाम्स में इनको यूटिलाइज़ करते हैं और हम बहुत कुछ ग्रामर भी सीख रहे हैं, वोकैब सीख रहे हैं। इससे आसान चीज़ें और क्या हो सकती हैं, इम्पॉर्टेंट भी यही है हमारे लिए। आई कैन इमेजिन, मैं सोच सकता हूँ। हाँ, अब आगे कोई और दूसरी बात शुरू होती है, आर यू लिविंग ऑलरेडी, व्हाट्स द हरी, मतलब क्या तुम जा रहे हो, जल्दबाजी क्या है। आगे क्या बोल रहे हैं, हैव टू डू अ बिट ऑफ शॉपिंग, वुड यू लाइक टू कम अलोंग। ओके, अब अगेन देखो यहाँ पे आई मिसिंग है, सो ये इनफॉर्मल टाइप ऑफ राइटिंग है। आई हैव टू डू अ बिट ऑफ शॉपिंग मतलब मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। अब देखो ये वाला क्या है, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कि क्या तुम भी आना चाहोगे, हिंदी में बोलते हैं ना, क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहोगे, वुड यू लाइक टू कम अलोंग, क्या तुम भी साथ आना चाहोगे, वुड यू लाइक टू कम अलोंग। कम अलोंग मतलब साथ में आना, वुड यू लाइक टू कम अलोंग। यू एंड शॉपिंग, दैट्स प्रिटी अनयूजुअल। कह रहे ओ तुम और शॉपिंग, ये थोड़ा विचित्र नहीं है। प्रिटी मतलब थोड़ा, है ना, क्वाइट। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू वन होमवर्क, इसमें से मुझे ये वाला आएगा प्रिटी वाले में कि ये वाला आएगा, कौन सा वाला मैं यहाँ पे फिट कर सकती हूँ, दैट्स क्वाइट अनयूजुअल, तो कौन सा वाला आएगा। हाँ, ओके। I need to buy a pair of sandals. After that, I plan to visit Sujata and ask her about. I need to buy a pair of sandals. मुझे क्या खरीदना है, सैंडल्स खरीदने हैं। I need to buy. Need to buy. ओके, ये जो नीड है ये आपका, जैसे हम जानते हैं मॉडल वर्ब्स होती हैं, टोटल हमारी 13 होती हैं, ठीक है, जिसमें से 10 होती हैं जो आपकी कंप्लीट होती हैं, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकती हैं। बाकी 3 ऐसी होती हैं जो पार्शियल होती हैं, वो हेल्पिंग और मेन दोनों का काम कर सकती हैं, जिसमें से एक आपका नीड भी है। तो नीड यहाँ पे ऑलरेडी मेन वर्ब का काम कर रहा है। जब ये ऑलरेडी यहाँ पे मेन वर्ब है, फिर दूसरा वर्ब आया है, इसीलिए यहाँ पे टू लगाना कंपल्सरी है, ठीक है। आई नीड टू बाय अ पेयर ऑफ सैंडल्स, मुझे मतलब कुछ पेयर ऑफ सैंडल्स मतलब एक से ज़्यादा, मतलब मुझे अ पेयर ऑफ सैंडल, सॉरी एक ही सैंडल खरीदना है ना, अ पेयर। ओके, अब आ सैंडल नहीं बोल सकते आप, क्योंकि सैंडल्स हमेशा पेयर में आते हैं। ओके, आपको याद है कि कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो, जैसे कि आप सैंडल लेने जाओगे तो हमेशा आपको 2 ही मिलेगा, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा पेयर में ही आते हैं, बट उनके साथ हम आर्टिकल ए नहीं लगा सकते। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट याद आ रहा है तो फिर वो सारी की सारी लिस्ट मेरे को यहाँ पे नीचे कमेंट करके दे देना, ठीक है। आफ्टर दैट, उसके बाद में मैंने प्लान किया है कि मैं विजिट करूँगा सुजाता को एंड आस्क हर अबाउट, और फिर मैं उससे कुछ पूछूंगा, आगे दिया नहीं क्या पूछने वाले हैं। विजिटिंग सुजाता, इन दैट केस आई एम नॉट कमिंग, शी इज़ प्रिटी मैड एट मी। सुजाता के पास जा रहे हो भाई, फिर ऐसे मामले में तो मैं नहीं आ रहा, वो मेरे से, अब फिर बता देना इसमें से कौन सा आएगा, ये वाला कि ये वाला, वो मुझ पे काफ़ी पागल हो रखे, मतलब मुझसे, शी इज़ प्रिटी मैड एट मी मतलब मुझसे काफ़ी गुस्से में है वो। इफ़ यू आर मैड एट समबडी दैट मीन्स आप उस पर्सन से गुस्से में हो। मैड एट यू, व्हाट फॉर, व्हाट डिड यू डू दिस टाइम, मतलब गुस्सा है तुमसे, लेकिन किस लिए, इस बार तुमने क्या किया। एज यू नो लास्ट वीक वॉज हर बर्थडे, आई फॉरगॉट ऑल अबाउट इट बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्रेंस। आई फॉरगॉट ऑल अबाउट इट मतलब मैं उसके बर्थडे के बाद भूल गया क्योंकि कॉन्फ्रेंस की वजह से। ओह, सो नाउ यू आर इन द डॉग हाउस, सो देयर इज़ अनदर ईडियम, in the dog house. What does it mean? Let's see. In the dog house, what are you talking about? The expression suggests that you are in trouble with someone, you have done something to upset the person. So to be in the dog house का मतलब क्या हुआ कि अब आप मुसीबत में हैं, मतलब वो इंसान अब आपसे गुस्सा है, वो इंसान आपसे अपसेट है, वो इंसान आपसे नाराज़ है ना, एंड क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे गुस्से में है, एंड यू आर इन ट्रबल। एक और एग्जांपल हम देखें, आई एम इन द डॉग हाउस फॉर ब्रेकिंग माई मदर्स फेवरेट डिशेस। तो भाई मैंने अपनी मदर की फेवरेट डिशेस को ब्रेक कर दिया है, नाउ आई एम इन द डॉग हाउस मीन्स आई एम इन ट्रबल,
Yeah, my mom is upset. The students landed themselves in the doghouse when the principal caught them cheating in the exam. Absolutely. तो भैया बच्चों ने अपने आप को मुसीबत में डाल लिया क्योंकि जब प्रिंसिपल ने उनको चीटिंग करते हुए पकड़ा. गुड एग्जाम्पल. इफ़ आई डोंट सबमिट माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम आई विल बी इन द डॉग हाउस. तो अगर मैं अपना प्रोजेक्ट टाइम पर सबमिट नहीं करूँगा तो मैं भी किस में हूँगा, मुसीबत में हूँगा, ट्रबल में हूँगा. बट टेल मी व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन बीइंग इन अ डॉग हाउस एंड बीइंग इन ट्रबल. तो कितनी अच्छी चीज़ है. आपको पता है इंग्लिश हम तब बहुत अच्छे से सीखते हैं जब हम रटने की बजाय, उसको मेमोराइज करने की बजाय हम उसके पीछे के कोर कॉन्सेप्ट को सीखते हैं. इसीलिए जो बुक है ना, वर्ड पावर मेड इजी, मुझे बहुत पसंद है एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं उसको कंप्लीट नहीं करा पा रही हूँ. पर ट्रस्ट मी, डेफिनेटली आई विल वेरी सुन आई विल स्टार्ट दैट बुक अगेन एंड आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि इस बार वो कंटिन्यू रहे. ठीक है, क्योंकि उस बुक में जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगती है ना कि जब हम वो वोकैबलरी पढ़ रहे हैं, हम उसकी एटिमोलॉजी सीख रहे हैं, हम उसका ओरिजिन सीख रहे हैं, जिसकी वजह से वो शब्द हमें कुछ फॉरेन या एलियन नहीं लगता है. हमें लगता है हम उसके लिए हमारी फेमिलियरिटी बिल्ड हो जाती है. और यही इम्पॉर्टेंट है. जब जो नेटिव होते हैं उनकी इंग्लिश हमेशा स्ट्रॉन्ग, मतलब इवन इफ दे डोंट नो ग्रामर, they are very much like they know idioms, they use vocabulary, good vocabulary, like while communicating. Why? क्योंकि वो उन चीज़ों को लेके बहुत हैबिचुअल है और हम उसको मेमोराइज कर रहे होते हैं. वही प्रॉब्लम है. जैसे कि अब हमने पूछा इन द डॉग हाउस, तो डॉग हाउस का मतलब हुआ इन द ट्रबल. तो भाई इन ट्रबल तो मतलब ये पूछ रहा है कि बीइंग इन डॉग हाउस एंड बीइंग इन ट्रबल से क्या कनेक्शन है, मतलब ये ईडियम आया कैसे, क्या इसका कनेक्शन जुड़ा हमने. जैसे हर्डिंग कैटल्स का मतलब क्या था कि कैट्स. हर्डिंग कैट्स का मतलब क्या है कि हम कैट्स को हर्ड नहीं कर सकते, मतलब उनको हाँक नहीं सकते, उनको अपने अकॉर्डिंग काम नहीं करवा सकते. तो दैट मीन्स कि उसका मतलब यही हो जाता है जब आप कुछ इम्पॉसिबल चीज़ को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं. ये हमने उसके बैकग्राउंड समझा तो अब हमें ये ईडियम हमेशा याद रहेगा. सो वैसे ही बीइंग इन अ डॉग हाउस का मीनिंग बीइंग इन ट्रबल से कैसे है, हम इस कनेक्शन को सीखते हैं. अब इस पर्सन ने पूछा है वेयर इज़ द डॉग हाउस यूजुअली लोकेटेड, कि जो डॉग हाउस होता है वो यूजुअली यानी आमतौर पर कहाँ होता है ना. अगर कोई मतलब डॉग हाउस बनाया जाता है तो वो कहाँ बनाया जाता है. और डॉग हाउस और केनल, अब ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है. केनल क्या होता है, डॉग हाउस को ही बोलते हैं. ठीक है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में है. तो यूजुअली हम कहाँ पाया जाता है, वो घर के बाहर ही हमको मिलता है. राइट, exactly. A dog is usually sent packing to its kennel when it has misbehaved or has done something mischief. तो मतलब जनरली जो डॉग होते हैं वो कहाँ होते हैं, घर के अंदर रहते हैं. लेकिन अगर उसने कुछ बहुत बड़ी शैतानी कर दी है, जो उसका ओनर है वो उससे एक्सट्रीम गुस्से में आ गए हैं, तो अब भाई वो जो डॉग है उसको भेज दिया कि जा भाई तुझे यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, उसको उसके जो डॉग हाउस है उसमें भेज दिया है. सो इफ़ डॉग इज़ इन द डॉग हाउस दैट मीन्स डॉग इज़ इन ट्रबल, है ना. क्योंकि भाई उसने कुछ ऐसी प्रॉब्लम कर दी जिसकी वजह से उसका ओनर अब अपसेट है, तो इसीलिए अब वो उस डॉग हाउस के अंदर में है. सो डॉग इज़ यूजुअली सेंट पैकिंग टू इट्स कैनल, मतलब उसको उसके हाउस में तभी भेजते हैं जब उसने या तो कुछ मिसबिहेव किया है या उसने कुछ मिसचीफ कर दिया, कुछ शरारत कर दिया, कुछ गलत काम कर दिया है. द एनिमल हैज़ डन समथिंग टू अपसेट द ओनर, तो जो एनिमल यानी डॉग है उसने ऐसा कुछ कर दिया है जिसकी वजह से उसका जो ओनर है वो अपसेट हो गया है. सो when do you think you will get back into सुजाता's good book. आगे अब इस बात को कंप्लीट करते हुए, तो व्हेन डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है कि कब तक तुम सुजाता की गुड बुक्स में आ जाओगे. मतलब गुड बुक्स का मतलब गुड बुक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, जब आपका दूसरे पर्सन के साथ में सही रिलेशन होता है और दूसरा पर्सन आपके बारे में करेक्ट मतलब सही सोचता है ना, आपके बारे में अच्छा सोचता है, उसके जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं आपको लेके अच्छे हैं. नॉट फॉर अ वाइल, अभी कुछ दिनों तक तो नहीं लग रहा है, अभी आई एम अफ्रेड, मुझे डर लग रहा है. अंटिल देन यू आर इन द डॉग हाउस विद हर, दैट मीन्स यू आर इन ट्रबल, आई गेस. या मुझे भी ऐसे ही लग रहा है. सो इट इज़ क्वाइट नाइस एंड या मुझे अच्छा लगता है इस तरीके से इंग्लिश को सीखना, है ना. रटने से अच्छा है कि हम उसके बैकग्राउंड को समझें. चीज़ें जितनी लाइट रहें, जितना ईजी रहे, उतना अच्छे से हम सीख पाते हैं. ठीक है, सो चलिए, थैंक यू वेरी मच. अब हम मिलते हैं अगली क्लास में. तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है. इसको हमेशा की तरह एक बार सेल्फ रीड ज़रूर करना है, इसीलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है. चलिए, बाय एवरीवन.